तो हम बात कर रहे थे निगेटिव डेविएशन। क्या बात कर रहे थे? निगेटिव डेविएशन। तो मैंने बताया था, देखो, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, आपके जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, तो मैंने बात किया था, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और राउल्ट लॉ से डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वह राउल्ट लॉ को राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो, राउल्ट लॉ डू नॉट फॉलो। ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, या जो आइडियल सोल्यूशन के तीनों कंडीशन थे उनको फॉलो नहीं करता है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो आप? नॉन आइडियल सोल्यूशन। और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, वो राउल्ट लॉ से दे शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। कौन? नॉन आइडियल सोल्यूशन शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये डेविएशन जो होता है आपका राउल्ट लॉ से नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, वह दो टाइप का होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ से दो टाइप के डेविएशन शो कर सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में हम बात कर ही चुके हैं कि जब आपका किसी बाइनरी मिक्सर के लिए या सॉल्यूशन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल तरीके से, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जो राउल्ट लॉ से मिलता है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर होता है वह ज्यादा होता है। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि अगर मान लो कोई आपका बाइनरी मिक्सर है, बाइनरी मिक्सर कहने का मतलब है कि दो टाइप के लिक्विड से मिलकर के कोई आपका लिक्विड मिक्सर बना हुआ है, तो आप क्या बोलते हो? बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, बाइनरी मिक्सर। इसमें नहीं, इसका मतलब हुआ, बाइनरी मिक्सर का मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट इस मिक्सर में हैं, दो कंपोनेंट आपके इस मिक्सर में प्रेजेंट है। अगर सपोज दैट आपका जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आ रहा है बाइनरी मिक्सर के लिए, उसकी वैल्यू ज्यादा, सॉरी, कम है देन राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। इसका मतलब हुआ, इफ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वेपर प्रेशर, इफ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज लोअर, ग्रेटर तो होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वेपर प्रेशर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? लो होगी, इज लोअर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर obtained from राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड, राउल्ट लॉ के हेल्प से कैलकुलेटेड जो वेपर प्रेशर होता है बाइनरी मिक्सर के लिए, अगर उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा है और एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर आ रहा है आपका, जो एक्सपेरिमेंट से आप डिटरमाइन कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम है, तो आप कहते हो कि ये जो सोल्यूशन है किस टाइप का डेविएशन शो कर रहा है? तो निगेटिव डेविएशन। जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाया था, वैसे अगर मैं निगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाऊं और उसमें मैं बताऊं कि ये मान लो आपका दो कम इस बाइनरी मिक्सर में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है? बी है। तो मान लो कि आपका शुरुआत में आप ए शुरुआत में क्या था? ए केवल कंपोनेंट था, यानी मिक्सर नहीं बना था। अब कोई अकेले अगर कोई कंपोनेंट है तो मिक्सर तो नहीं कहलाएगा। तो शुरुआत में जो कंपोनेंट ए था वो प्योर स्टेट में था और इसका जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में पीए नॉट था। अब आपने क्या किया? आपने
ए के साथ में बी को मिक्स करना स्टार्ट किया, तो जारी सी बात है आप पढ़े ही हो कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वह लेस देन होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो भी बाइनरी मिक्सर या बनेगा आपका, जो भी बाइनरी मिक्सर बनेगा, उसका वेपर प्रेशर जारी सी बात है कम होने वाला है प्योर सॉल्वेंट से। तो मान लो कि आप जब बी को मिक्स करते गए ए के साथ में, तो इसका वेपर प्रेशर इस तरीके से डिक्रीज होता गया। ठीक है, यहाँ पे आकर के 100% बी, 100% बी का मतलब हुआ कि इस स्टेज पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखो, बी 0% है, बी 0% का मतलब ये हुआ कि 100% ए है। क्या है? 100% ए है। ठीक है, यानी 100% ए का मतलब हुआ कि यहाँ पे केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 100% ए है यानी बी नहीं है। उस समय 100% यानी प्योर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? पी ए नॉट आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो कि इस वाले पॉइंट पे, यानी यहाँ पे 100% बी है, यानी यहाँ पे 0% ए है। ठीक है, यहाँ पे बी बी का आपका प्योर बी जो है उसका वेपर प्रेशर मान लो क्या है? पी बी नॉट है। अब जब दोनों को मिक्स किया आपने एक डिफिनिट रेशियो में, तो इस तरीके से आप राउट लॉ से किसी भी कंपोजिशन के लिए जो आप निकाल रहे हो, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो इस पॉइंट पे ले लो, तो इस पॉइंट पे ए का कुछ परसेंटेज होगा, बी का कुछ परसेंटेज होगा, और जो बाइनरी मिक्सर बन रहा है उस बाइनरी मिक्सर के लिए आप इस कंपोजिशन पे, इस वाले पॉइंट के, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन पे आप बाइनरी मिक्सर के लिए जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम राउट लॉ, वो हम बोल्ड लाइन से यहाँ पे इस एक्सिस पे, इस बोल्ड लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि इफ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वेपर प्रेशर इज लोअर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउट लॉ। अगर क्या होता है आपका जो एक्सपेरिमेंटल आप डिटरमाइन वेपर प्रेशर करते हो, एक्सपेरिमेंटली जो आप डिटरमाइन करते हो वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या है? कम है किससे? तो अगर उसकी वैल्यू आपकी कम है राउट लॉ से कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर फॉर मिक्सर मान लो क्या है? पीएम है। क्या है? पीएम है। और यहाँ पे जो आप राउट लॉ से कैलकुलेट कर रहे हो वो वेपर प्रेशर क्या है? पी एम डैश है। और ए किसके इक्वल है? पी ए नॉट, सॉरी, पी ए डैश प्लस पी बी डैश। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो भी, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है मिक्सर के लिए, वो दोनों पार्शियल, जो भी कंपोनेंट उस मिक्सर में प्रेजेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के समेशन की इक्वल होगा। यही राउट लॉ बोलता है। राउट लॉ क्या बोलता है? राउट लॉ बोलता है किसी भी मिक्सर के लिए दी वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सर, दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सर विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सर इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका राउट लॉ क्या था? राउट लॉ बोल रहा था कि दी वेपर प्रेशर of a mixer will be equal to sum of partial pressure of all component present in mixer, यही बोल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो मैं यहाँ पे डॉट, जो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे मैं लाइन शो कर रहा हूँ, ये लाइन पे जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से निकल के आ रहा है? तो वो आ रहा है थ्योरेटिकल, यानी राउट लॉ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है राउट लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। राउट लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम राउट लॉ।
और जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है आपका वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो आप देख सकते हो किसी भी डिफिनिट कंपोजिशन पे, किसी भी डिफिनिट कंपोजिशन पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है, किसी भी डिफिनिट कंपोजिशन पे, जो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि किसी भी डिफिनिट कंपोजिशन पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू, जो राउट लॉ से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन वेपर प्रेशर से क्या है आपका ज्यादा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वाला जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू कम है, और राउट लॉ से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका मिक्सर है वो किस टाइप का डेविएशन शो कर रहा है, तो निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में ये होता है कि किसी मिक्सर का जो कैलकुलेटेड, यानी राउट लॉ के हेल्प से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब थोड़ा हम डीप में जाते हैं। तो डीप में जाने का मतलब हमारा ये हुआ कि अब हम एक चर्चा करेंगे कि कैसे किसी सोल्यूशन का, अब बताओ मान लो कोई मिक्सर है, ए है, और कोई मिक्सर है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है ए एंड बी। अब इस मिक्सर का एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो अलग कैसे हो जा रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम राउट लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैसे डिफरेंट हो जा रही है उस वैल्यू से जो आप राउट लॉ से निकाल रहे हो। थ्योरेटिकल जो वेपर प्रेशर आ रहा है आपका, थ्योरेटिकल 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 वेपर प्रेशर, यानी राउट लॉ से जो आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, राउट लॉ से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, उस राउट लॉ से ऑब्टेन्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू कैसे डिफरेंट हो जा रही है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से। ठीक है तो सोल्यूशन एक ही। अब किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकालने का तरीका था वो राउट ने बताया था, तो राउट लॉ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे। बट जब हम इसी सेम मिक्सर का एक्सपेरिमेंटल तरीके से अगर हमने इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, मेजर किया, तो इसका वेपर प्रेशर समथिंग आ रहा है, मान लो पीएम आ रहा है, और राउट लॉ से इसी सेम मिक्सर का हमने जो कैलकुलेट किया वेपर प्रेशर वो पीएम डैश है। तो हाउ हाउ पीएम एंड पीएम डैश, यानी थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर फॉर सेम मिक्सर बिकम डिफरेंट। ऐसी कौन सी बात आ गई कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट दे रहा है, एक्सपेरिमेंट द्वारा जो आप रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो, उसका वेपर प्रेशर कुछ डिफरेंट है फ्रॉम थ्योरेटिकल तरीके से कैलकुलेट वेपर प्रेशर से। तो इसके पीछे रीजन ऐसा है कि अगर सपोज दैट आपका क्या है, अगर मान लो कि दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है, तो जारी सी बात है ए जो कंपोनेंट है, ए पार्टिकल से मिलकर बना होगा, क्योंकि आपको पता है एवरी मैटर आर फाउंड बाय टीनी पार्टिकल। तो ये जो लिक्विड ए है, ये भी अपने फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है, वह एटम हो सकता है फंडामेंटल पार्टिकल, रिपीटिंग पार्टिकल आपका एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। सपोज दैट इस लिक्विड में, जो ए लिक्विड है, उस लिक्विड ए में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, एफ ए है। यानी ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम आप कह रहे हो कि एफ ए। और जो बी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, बी है, एफ बी है। एफ बी का मतलब हुआ कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ बी, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ बी, बी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो क्या है, अब बी है। अब जब इन दोनों को आपने मिक्स किया, तो अगर ऐसा हो जाए कि जो मिक्सर बन रहा है उस मिक्सर में ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कम है देन, यानी एफ ए बी, यानी जो ए और बी के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कम, आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए देन एफ ए और एफ बी। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो इसका मतलब हुआ कि जब ये आप मिक्सर बना रहे हो, जब आप ये मिक्सर बना रहे हो बाई मिक्सिंग ए एंड बी, तो क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, आपका कम है देन ए के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे कम है। इसका मतलब हुआ कि जब, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इन दोनों कंपोनेंट को मिलाया और जब इन दो कंपोनेंट मिल गए, आपस में मिक्स हो गए, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया। पहले इसका मतलब पहले ज्यादा था, पहले क्या था, फोर्स ऑफ, पहले जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ज्यादा था, बाद में कम हो गया। अब बाद में कम हो गया इसका मतलब हुआ कि अगर देखो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी लिक्विड के लिए इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जारी सी बात है, जब ये पार्टिकल, ये लिक्विड के जो पार्टिकल है या आपके जो लिक्विड के पार्टिकल है, जब ये वेपर में चेंज होंगे, तो वेपर में चेंज होते समय इनको कौन रोकेगा, तो इसके अदर जो पार्टिकल है इस मिक्सर में या इस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में या इस मिक्सर में अदर जो पार्टिकल है जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, आपको पता है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, मैटर के पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इस पार्टिकल को वेपर में चेंज कर, जब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में, या किसी जो वेपराइज होने वाला पार्टिकल है वो और अदर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी वजह से इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर चेंजिंग इन वेपर स्टेट। अगर इसको इस पार्टिकल को, सपोज दैट एक पार्टिकल है, if इस पार्टिकल को वेपर में चेंज होना है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाई अदर पार्टिकल, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब ये वेपर में चेंज होगा ये पार्टिकल। तो इस पार्टिकल को वेपर में चेंज होने के लिए एक्स्ट्रा आपको क्या कर देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसे एनर्जी, उस इस पार्टिकल की एनर्जी, इतनी एनर्जी नहीं हो जाएगी कि इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन द पार्टिकल, उसको ब्रेक डाउन कर पाए, तब तक ये तो वेपर में चेंज नहीं होने वाला है, ये होने ही नहीं देगा। ठीक है, जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी पार्टिकल को कि वो इस, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन कर पाए, तब जाकर के लिक्विड पार्टिकल क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। तो यहाँ पे बाद में जो फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जा रहा है, बाद में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, पहले ज्यादा था। यानी जब दोनों दोनों कंपोनेंट को आपने मिलाया, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, यानी बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब अब बताओ, आप ही यहां से देख सकते हो कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पे जो मिक्सर बन रहा है उस मिक्सर में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पहले था उतना अभी भी है, इसीलिए आपने राउल्ट लॉ से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकाला था, वो आप उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, जबकि रियली में क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है, यानी एक दूसरे के साथ में उतना ज्यादा उनका अच्छा बॉन्डिंग नहीं है,
एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं। अब जब ए और बी उतना ज्यादा लव नहीं करते जितना ए के बीच में लव है, या बी के पार्टिकल के बीच में जितना लव है, उतना लव ए और बी पार्टिकल के बीच में नहीं है, उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, उतना अच्छे से टाइटली होल्ड करके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को नहीं रखेगा। अब वो जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अच्छे से होल्ड करके नहीं रखेगा, तो ये इसके लिए पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा वेपर में चेंज होना। यानी ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मान लो अभी सिस्टम के पास 10 जूल की एनर्जी थी। अब इस 10 जूल एनर्जी पे क्या हो रहा था कि 5 पार्टिकल वेपर में चेंज हो जा रहे थे। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने, तो इस सिस्टम के पास अभी भी 10 जूल की एनर्जी है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाने की वजह से अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो वेपर में चेंज हो रहा है उनकी संख्या बढ़ गई। बढ़ करके मान लो 7 पार्टिकल, अब दोनों को मिक्स करने पे 7 पार्टिकल क्या हो गए, वेपर में चेंज हो गए। तो 7 पार्टिकल अगर वेपर में चेंज होंगे तो इसके सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो वही बात है कि अगर बाद में इंटर पार्ट मिक्सिंग के बाद में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम है पहले की तुलना में, इसका मतलब हुआ कि बाद में जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उतना लव नहीं है, उतना अट्रैक्शन नहीं है। अब जारी सी बात, अट्रैक्शन नहीं होगा तो पार्टिकल को वेपर में चेंज होने से और आसानी होगी। अगर पार्टिकल को वेपर में चेंज होना है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको आसानी होगी पार्टिकल को वेपर में चेंज होना। तो यही बात है कि अगर ऐसा केस होता है कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है इन कंपेयर टू इनिशियल, पहले जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था, बाद में क्या हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। इसी वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर बाद में जो क्रिएट हो रहा है मिक्सर का, वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आप राउट लॉ से जो कैलकुलेटेड किए थे, राउट लॉ में ये नहीं माना गया था ना कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है या ज्यादा हो जा रहा है। आपने मान के चला था कि जितना पहले इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना मिक्सिंग के बाद में भी है। लेकिन ऐसा यहाँ पे रियली में सिचुएशन नहीं हो रहा है। रियली में ऐसा हो रहा है कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है और पहले क्या था, ज्यादा था। यानी जो एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिटरमाइन वेपर प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेयर टू राउट लॉ से आप जो कैलकुलेट करोगे। अब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए क्या होने वाला यहाँ पे है, किस तरीके का डेविएशन शो होने वाला है, तो पॉजिटिव डेविएशन। क्या, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ये आपका जो मिक्सर बन रहा है, ये मिक्सर कैसा डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसके पीछे यही रीजन है कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है इन कंपेयर टू ओरिजिनल इनिशियल। इनिशियल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था, बाद में कम हो जा रहा है। इस वजह से पार्टिकल इजिली क्या हो जा रहा है, बाद में जब मिक्सर बनने के बाद में पार्टिकल पार्टिकल इजिली वेपराइज हो जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वेपर बन रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर भी डेवलप होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे धोखा खा जा रहा है राउरकेला, क्योंकि राउरकेला ने कंसीडर नहीं किया था कि मिक्सिंग के बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सर, बाइनरी मिक्सर कौन कौन से हो सकते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले बाइनरी मिक्सर इस तरीके के हैं। जैसे आप मान लो साइक्लोहेक्सेन, देखो एग्जाम्पल की बात करोगे, एग्जाम्पल विच शो पॉजिटिव डेविएशन, तो कौन कौन से मिक्सर हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल।
साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का जो मिक्सर होगा, एक किस ए मिक्सर किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, तो ए मिक्सर आपका शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। कैसा शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन है, देखो जो साइक्लोहेक्सेन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो इथेनॉल है वो कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। और जानते हो इथेनॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि C2H5OH, इस तरीके का होता है। अब दो इथेनॉल अगर मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे? दो इथेनॉल मॉलिक्यूल होंगे इस तरीके के। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि, यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, यहाँ पे हम टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल शो कर रहा हूँ। तो देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सेम तरीके से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम आपस में क्या करने लगेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने लगेगा। या इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होने का मतलब हुआ यहाँ पे एक टाइप का बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड which are formed by the which are formed between more electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen, and the bond which are formed between more electronegative atom, अब ब्रैकेट में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बने, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीटली बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, मतलब पार्शियल बॉन्ड है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाने की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड वर्क करने लग रहा है। क्या बन जा रहा है? एक पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, और इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आर बिकम वेरी लार्ज, ज्यादा होता है। अब ज्यादा यानी इसका मतलब हुआ कि जो पहले इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था। अब साइक्लोहेक्सेन की वजह से आ जाने से क्या हुआ कि मान लो दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में एक साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इंटर कर गया। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला, तो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे एक इथेनॉल मॉलिक्यूल में राइट हैंड की तरफ लिख रहा हूं, और एक आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल में लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। अब देखो, साइक्लोहेक्सेन पार्टिकल के आ जाने की वजह से, अब मान लो इस दोनों इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, तो यहाँ पे देखो एक पोलर ग्रुप है, यहाँ पे आपका पोलर सबस्टांस नहीं है, तो यहाँ पे केवल वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो पोलर वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि दो पोलर ग्रुप के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप का फोर्स लगेगा? बिटवीन इथेनॉल, दिस इथेनॉल मॉलिक्यूल एंड दिस साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे केवल कैसा, किस टाइप का फोर्स काम करेगा? तो वांडर वाल फोर्स। आपको पता है वांडर वाल जो फोर्स होता है वह मास के कारण लगता है, और मास के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसकी वैल्यू काफी कम होती है इन कंपेयर टू, अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कम हो जा रही है इन कंपेयर टू इनिशियल। इनिशियल इनिशियल में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो बहुत ज्यादा था, अब क्या लग रहा है? वेरी लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है बिटवीन द पार्टिकल। अब वही कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कैसा शो होने लगेगा? किस तरीके का डेविएशन शो होने लगेगा? पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, ये तो केवल एक एक टाइप का एग्जांपल था। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसी तरीके का दूसरा जो आपका मिक्सर होता है,
इसका जो गुड एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन शो करने का, वो एक मिक्सर आपका इस तरीके का है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेप्टेन का जो मिक्सर होता है, हेप्टेन, ये भी आपका शो कैसा करता है, किस तरीके का डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके अलावा आप बात करोगे तो डाई एथिल ईथर एंड एसीटोन, डाई एथिल ईथर, ये है आपका डाई एथिल ईथर। और एसीटोन, एसीटोन का मतलब CH3COCH3। इसका जो मिक्सर बनेगा डाई एथिल ईथर और एसीटोन का, ये भी किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन ये भी शो करता है। ठीक है। अच्छा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन है, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, फॉर द सोल्यूशन, फॉर द सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ऐसे सोल्यूशन के लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। यानी बाद में, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आपका सोल्यूशन फॉर्मेशन के समय में, जब आप मिक्सर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं बाई बाई मिक्सिंग टू कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स करके आप एक जब मिक्सर बना रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब हुआ हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। और वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब निगेटिव डेविएशन क्यों होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो निगेटिव डेविएशन कोई भी मिक्सर इसलिए शो करता है, जैसे मान लो कि दो मिक्सर है, दो आपके कंपोनेंट है, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। अब ए और बी को मिक्स करके आपने क्या बना लिया, एक बाइनरी मिक्सर बना लिया, बाइनरी मिक्सर। अब मान लो ए पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, FAA। और बी पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, यह BB था। अब ऐसा हुआ कि जब दोनों को आपने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद में ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच में, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगा, उसकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी ज्यादा हो गई इन कंपेयर टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वर्क बिटवीन ए मालिक्यूल, ए पार्टिकल और FBB। यानी इसका मतलब हुआ कि जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उससे भी ज्यादा फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया जब इन दोनों मिक्सर को आपने मिलाया। अब देखो, आप ही सोचो कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पहले कम था। ठीक है, पहले ए के बीच में जितना अट्रैक्शन था, जितना एक दूसरे के प्रति प्रेम था, उससे भी ज्यादा प्रेम तब इनके डेवलप हो गया ए और बी पार्टिकल के बीच में, जब इन दोनों को मिक्स किया गया। इसका मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे सपोज है आपका क्या है, देखो, ए था, जब आपका ए लिक्विड ए इन प्योर स्टेट था, तो इनके पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, जिसे आप बोल रहे तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर लिक्विड ए। लिक्विड ए के लिए जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था, वो आपने कहा कि FA है। और लिक्विड बी के लिए जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने कहा FBB या BB है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया आपने, तो जारी सी बात है ए और बी पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगा, और भी ज्यादा करने लगा इन कंपेयर टू पहले वाले के कंपेयर में। बाद में क्या हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वर्क करने लगा। यानी पहले प्रेम कम था, अब प्रेम ज्यादा हो गया। प्रेम ज्यादा होने से जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी जो पहले एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे जो
होल्ड करके रखा था, जिस फोर्स से होल्ड करके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रखा था पहले, ठीक है, उससे ज्यादा होल्ड करके रखने लगा एक पार्टी, उससे भी ज्यादा होल्ड करके रखने लगे पार्टिकल एक दूसरे को, जब इन दोनों को मिक्स किया। अब इसका मतलब हुआ कि देखो, बाद में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से, अब इस पार्टिकल को वेपर में चेंज होना मुश्किल हो जाएगा, है ना। मिक्स मुश्किल हो जाएगा, क्यों मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अब जो इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ज्यादा लग रहा है इन कंपेयर टू पहले। आप तो सोच रहे थे कि हम जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जो पहले इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वही बाद में भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अब ज्यादा इंटर पार्टिकल आप अगर बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो अब इस लिक्विड को, लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल या जो पार्टिकल है यहाँ पे आपके, एक दूसरे के प्रति जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को होल्ड करके रखे हैं, ज्यादा हो गए। अब ज्यादा तेजी से इनको ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हैं, तो अब ए को पहले ए को वेपर में चेंज होना आसान था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था। लेकिन अब एक पार्टिकल मान लो कि क्या है, आप चेंज होना चाहता है वेपर में, तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जो इसको होल्ड करके पहले पार्टिकल रखा था, वो अब जो पार्टिकल जो होल्ड करके रख रहा है, वो ज्यादा तेजी से खींच रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन से खींच रहा है, तो अब पार्टिकल को वेपर में चेंज होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि अब अगर इनको पार्टिकल को वेपर में चेंज होना मुश्किल हो जाएगा, तो वेपर भी कम बनेंगे। क्या बनेंगे? वेपर की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब वेपर की क्वांटिटी अगर कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक इसका मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो आप डिटरमाइन करोगे, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन राउल्ट लॉ से जो आप कैलकुलेट करोगे, उसमें तो आपने माना ही नहीं था कि बाद में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो वहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा, वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यानी राउल्ट लॉ से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होगा, वो ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वेपर प्रेशर से। तो इसका मतलब हुआ कि किस तरीके का डिविएशन शो करने लगेगा। देखो, एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो आप डिटरमाइन कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल जो डिटरमाइन कर रहे हो आप वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है इन कंपेयर टू किसके, इन कंपेयर टू थ्योरेटिकल डिटरमाइन, थ्योरेटिकल डिटरमाइन वेपर प्रेशर से। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एक किस टाइप का सोल्यूशन शो करने लगेगा, इस किस टाइप का डेविएशन शो करने करेगा, तो निगेटिव डेविएशन। कैसा शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो कौन कौन से मिक्सर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर देखोगे, एग्जाम्पल में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है निगेटिव डेविएशन शो करने वाले का, वो ये है कि जैसे क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल में आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन, इन दोनों का जो मिक्सर होता है, ये मिक्सर किस टाइप का डिविजन शो करता है, तो निगेटिव डेविएशन शो करता है। सेम तरीके से अगर बात करोगे, पिरिडीन और फार्मिक एसिड का मिक्सर, पिरिडीन एंड फार्मिक एसिड का मिक्सर किस टाइप का डेविएशन शो करता है, तो पिरिडीन और फार्मिक एसिड का मिक्सर निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, अब बात करो पिरिडीन और परक्लोरिक एसिड, पिरिडीन एंड परक्लोरिक एसिड का मिक्सर किस टाइप का डेविएशन शो करता है, तो निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, अब बात करते हो वाटर और एल्कोहल का, वाटर एंड एल्कोहल
का जो मिक्सर होता है एक किस टाइप का डेविएशन शो करता है, तो निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा आपका नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी? कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके? ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ लिए, ये आपका टॉपिक हो गया। ऑस्मोटिक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था इसको आपने पढ़ लिया। दूसरा जो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर ये भी पढ़ लिया। और जो आपका नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपका इलिवेशन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम कैसे बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे कि द टेम्परेचर एट विच, एट विच द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to 1 atm are called boiling point, boiling point। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल रहे हो कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे सपोज दैट कोई लिक्विड है, सपोज दैट क्या है आपका, कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड को, इसका लिक्विड का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, जारी सी बात है। एट रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है कि पार्टिकल वेपर में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक वेपर प्रेशर डेवलप होता है लिक्विड के सरफेस पे। बट अभी जो इसका वेपर प्रेशर है 1 एटीएम के इक्वल नहीं है, तो क्या करोगे आप? इसको हीट करोगे। अब जब हीट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल लिक्विड के वेपर में चेंज होंगे। अब ज्यादा से ज्यादा अगर पार्टिकल लिक्विड के वेपर में चेंज होंगे तो प्रेशर, वेपर प्रेशर भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि वेपर ज्यादा से ज्यादा बनने लगेंगे। और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे डेवलप होगा। अब जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? इस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉयल होना, बॉयल होना, बॉयल, ठीक है। तो कोई लिक्विड बॉयल, किसी भी देखो, कोई लिक्विड, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होता है उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूं ताकि बच्चों का जो कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं, देखो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल, ए लिक्विड बॉयल मे बी, मे बी
सम टाइम बी डिफरेंट, में सम टाइम डिफरेंट, सम टाइम डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज डिफरेंट, इज ऑलवेज डेफिनिट। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे ये बताना चाहता है कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को अभी हमने डिफाइन किया कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के हो जाएगा, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक और चीज मैंने लिखा, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है, कभी कभी क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है, ये दोनों डिफरेंट कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब बात कर रहे हो, क्या होता है, जैसे मान लो कि आप बात करते हो, देखो अब वाटर ही है, अब वाटर रखा हुआ है, वाटर को आप हीट कर रहे हो, तो वाटर को हीट करने पे क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो, अभी मान लो कि रूम टेम्परेचर है, अभी हीट भी आप नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हीट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्या नहीं कर रहे हो, अभी आपने हीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रखा हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं, जो वाटर होते हैं वे वेपराइजेशन, इवापोरेट होने लगते हैं, और इवापोरेट होकर के वे वेपर स्टेट में जाने लगते हैं, ये लिक्विड यानी वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे आप इसे थोड़ा सा हीट करते हो, तो रेट ऑफ इवापोरेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। और जैसे ही अभी अ, थोड़ा सा अगर मान लो कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये लिक्विड क्या हो जाता है, यहाँ पे नीचे से कुछ कुछ क्या बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड के अंदर एक क्या होता है, यहाँ पे एक हलचल डेवलप हो जाता है, और आपको लगता है कि लिक्विड क्या हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो, आप देखते हो कि टेम्परेचर 100 सेल्सियस अभी नहीं पहुंचा वाटर के लिए, उससे पहले ही क्या होने लगा, वाटर बॉयल होने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो, लेकिन इस लिक्विड का जो वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको पता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो 100 कितना होता है, 100 सेल्सियस। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि ऐसा ही जो मैं बता रहा हूं कि लिक्विड बॉयल होने लगेगा, ऐसा एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट या अबव बिलो पॉइंट लिक्विड बॉयल करता है, जबकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि देखो, बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज है, और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है, ये अलग अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है। और क्या होता है, जनरली सेम ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट, देखो आपको पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 सेल्सियस होता है। ये दुनिया जानती है। ठीक है, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस होता है। लेकिन सपोज दैट, सपोज दैट आप हिल पे चले गए, कहाँ पे चले गए, हिल पे। तो हिल पे क्या होता है आपको पता है, अब हिल पे से मैंने कोई कंटेनर है, हिल पे रखा हुआ है,
तो बाहर जो एक्सटर्नल वेव जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डेवलप करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है हिल पे, वो क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीजेज, कम हो जाता है। अब बाहर से जो जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डेवलप कर रहा है, उसकी वैल्यू कम हो जाने की वजह से, देखो अब इधर प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, तो एज लिक्विड, लिक्विड क्या चाहेगा? आपको पता है जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स का हर एक सिस्टम क्या चाहता है? ये नेचर की ये जो नेचर है, ये नेचर चाहता है कि नेचर में क्या क्या बना रहे? इक्विलिब्रियम स्टेज बना रहे। ठीक है, यानी ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, क्या ऑब्टेन करना चाहता है? तो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना चाहता है। अब इस वेपर प्रेशर कम जो एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर क्या है? कम है। एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर द्वारा प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, वो कम हुआ है। तो लिक्विड क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वेपराइज होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेपर कम है, यहाँ पे वेपर कम है, इस वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन लिक्विड का क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे क्या करना है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इस स्पेस को, इस चूंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, यहाँ पे वेपर वेपर की क्वांटिटी कम है एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड ज्यादा से ज्यादा वेपराइजेशन शो करने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर में चेंज होने लगेगा, ताकि एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो पाए। ठीक है, उससे क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपका हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अब वेपर प्रेशर हाई हो गया, तो जैसे अगर आप मान लो धरती पे हो, अर्थ पे हो, तो अर्थ पे जो लिक्विड था, सेम वाटर था जब रखा हुआ था, तो इसका रेट ऑफ इवापोरेशन अगर आप कंपेयर करोगे हिल पे, तो हिल की तुलना में जो अर्थ पे रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर कम था, और हिल पे क्या है? ज्यादा है। अब इसका रेट ऑफ इवापोरेशन अर्थ पे अगर कम था, तो इसका वेपर प्रेशर भी इन कंपेयर टू हिल क्या होगा? कम होगा। हिल की तुलना में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अर्थ क्या होगा? कम होगा। अब देखो, मान लो पहले आपको क्या करना पड़ रहा था? इसको हीट करना पड़ रहा था, इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम को, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम करने के लिए आपको 100 से 100 सेल्सियस पे क्या करना पड़ रहा था? 100 सेल्सियस हीट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेपर ज्यादा बन रहे हैं, अब ऑलरेडी अगर वेपर ज्यादा बन रहा है, तो कम हीट भी दोगे तो जल्दी से इसका वेपर प्रेशर जो हो जाएगा, वह 1 एटीएम को ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब देखो, जनरली क्या होता है कि जो लिक्विड बॉयल करता है, जनरली जो लिक्विड बॉयल करता है, वह अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करता है। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो वाटर होगा, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी से इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एट हिल वाटर बॉयल एट हिल वाटर बॉयल वाटर बॉयल लेस देन एट हिल वाटर बॉयल लेस देन 100 सेल्सियस। क्या हो गया? 100 सेल्सियस। ठीक है, 100 सेल्सियस से पहले ही क्या हो जाता है? आपका बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब 100 सेल्सियस से पहले वाटर बॉयल क्यों करने लगा? इसलिए करने लगा कि हिल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? कम था, जिससे क्या हुआ? लिक्विड का रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो गया, यानी वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ गया, और कम हीट करने पर ही क्या हो गया? इसका जो वेपर प्रेशर था वह 1 एटीएम पे पहुंच गया,
अब कम टेम्परेचर पे ही अगर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm पे पहुंच जाएगा, तो अब जैसे ही 1 atm पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर पहुंचेगा, लिक्विड क्या होना स्टार्ट कर देगा, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हिल पे, एट हिल वाटर बॉयल लेस देन 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस से पहले ही, 100 सेल्सियस से पहले इसलिए हीट होना स्टार्ट कर दिया क्योंकि 100 सेल्सियस की टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। इसीलिए वहां वहीं पे 100 सेल्सियस से पहले ही वाटर क्या कर स्टार्ट कर दिया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं वाटर का कितना होता है, 100 सेल्सियस। अब लिक्विड जो बॉयल करना स्टार्ट कर दिया वो 100 सेल्सियस से पहले ही करना स्टार्ट कर दिया। तो देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है। अब दुनिया जानती है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 सेल्सियस होता है एट वन। ये जो अ, यहाँ पे नॉर्मल जो प्रेशर जो 1 atm माना गया, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के अंडर में अगर किसी वाटर को बॉयल करते हो, तो वाटर कितने सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है। ठीक है, और 100 सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंचाना पड़ता है, तब जाके के लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है, होता है। ठीक है, बट इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन क्या हुआ कि वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm पहुंचने के लिए कम ही टेम्परेचर देना पड़ा। 1 atm पे इसका वेपर प्रेशर लिक्विड का पहुंच गया। अब जल्दी पहुंच गया, 100 सेल्सियस से पहले अगर 100 सेल्सियस टेम्परेचर देने से पहले ही अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm पे पहुंच गया, तो पहले ही हीट करना, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है जो 100 सेल्सियस माना गया वाटर का, और बॉयल किस हो रहा है, बॉयल हो रहा है आपका लेस देन 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे लिक्विड का होना स्टार्ट हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैं जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, बट आपका टेम्परेचर जो होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होता है, ये दोनों कभी कभी क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। अब मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन और लेता हूं, जिस स्पेसिफिक कंडीशन में हम मैं बात करूंगा प्रेशर। देखो, अब मैं बात करूंगा वाइल इन कुकर, प्रेशर कुकर। आप अपने घरों में यूज करते हो प्रेशर कुकर फॉर मेकिंग फूड। ठीक है, तो प्रेशर कुकर के केस में क्या होता है, वाटर बॉयल एबव 100 सेल्सियस। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जो वाटर बॉयल करता है वह 100 सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए जैसे मान लो एक कोई प्रेशर कुकर है। अब प्रेशर कुकर क्या होता है, आपका क्लोज्ड होता है। क्या होता है, क्लोज्ड होता है। यहाँ पे मान लो सीटी लगा हुआ है, क्या लगा है, सीटी लगा हुआ है। अब देखो, एक क्लोज है, क्या है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है। अब इसमें वाटर है मान लो। ठीक है, अब जब इसको देखो वाटर है, जब इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि ये वेपर में चेंज होने लगा। और वेपर में जब चेंज होने लगा, तो इसके लिक्विड के वेपर बनने लगे। अब लिक्विड के वेपर, इस जो खाली स्थान था यहाँ पे, वैकेंट स्पेस था, इस वैकेंट स्पेस में वाटर के पार्टिकल वेपर स्टेट में पहुंचना स्टार्ट हुए इस वैकेंट स्पेस में। यानी इस वैकेंट स्पेस में वेपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्या होना स्टार्ट हो गए, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए इस खाली स्पेस में। ये जो खाली स्पेस था जहां पे लिक्विड नहीं था, वहां पे क्या होने लगा, वाटर के वेपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। चूंकि आपका जो प्रेशर कुकर था क्लोज था, क्लोज होने की वजह से एक वेपर बाहर निकल नहीं पाए। अब देखो, अब जब जैसे जैसे यहाँ पे वेपर की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी इस खाली स्पेस में, वैकेंट स्पेस में, वैसे वैसे देखो, अब जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे, इस लिक्विड के पार्टिकल अगर वेपर में चेंज भी होना चाहे, आप हीट दे रहे हो तो जारी सी बात है, इनकी मजबूरी है वेपर में चेंज
इनको होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वेपर ऑलरेडी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा इनका, या रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम वेपर बनेंगे, अब कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसे नॉर्मली वाटर रखते हो तो इस समय नॉर्मली वाटर से कहीं ओपन एटमॉस्फेयर में वाटर रखे होते हो, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर आपके क्या होते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्लोज तो रहता नहीं है इनका सरफेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वाटर जो बनता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो अब यहाँ पे इसके सराउंडिंग में वेपर तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये आराम से किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर में चेंज होते रहेंगे। बट प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो वेपर बनते हैं वो निकल नहीं पाते। अब ना निकलने की वजह से क्या होते हैं कि खाली स्पेस में वेपर होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेपर इकट्ठा हो जाने की वेपर इकट्ठा होने की वजह से क्या होते हैं, लिक्विड का जो वेपराइजेशन होता है वह स्लो हो जाता है। अब जब स्लो हो जाता है तो वेपर भी कम बनेंगे। अब वेपर कम बनने से वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो अब ज्यादा से ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा इसके वेपर प्रेशर को 1 atm पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब ऑलरेडी अगर वेपर प्रेशर कम है, उसको 180 में पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अब ज्यादा हीट देना पड़ेगा, हो सकता है कि वह हीट आपका 110 सेल्सियस हो, या 120 सेल्सियस हो, या 105 सेल्सियस हो, 100 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो बात फिक्स है कि इस समय प्रेशर कुकर के केस में अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के आप इक्वल करना चाहते हो, बढ़ा करके लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm पे पहुंचाना अगर आप चाहते हो, लिक्विड का वेपर प्रेशर आप 1 atm पे पहुंचाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, अब जब जब इसका वेपर प्रेशर 180 पे पहुंच जाएगा तो ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में वाटर 100 सेल्सियस से ज्यादा सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल करता है। इसके पीछे रीजन क्या था, बहुत ही डीपली हमने चर्चा किया। ठीक है, तो यही कहा जाता, देखो आपको ये पता है अच्छे से, आपको अच्छे से पता है, मैंने बात किया था रिलेटिव, हम बात कर चुके हैं रिलेटिव इन रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको पता है जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐड कर दिया जाता है, तो जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो अगर हम क्या करें कि कोई सॉल्वेंट रखा है, क्या रखा है, कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है, कोई प्योर लिक्विड रखा हुआ है, और इस प्योर लिक्विड का मान लो बॉइलिंग पॉइंट समथिंग है, बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे इस प्योर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितना है, TB है, TBP है, TBP। TBP का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट, क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर प्योर लिक्विड। इस लिक्विड का, ये जो प्योर लिक्विड है, इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TBP है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TBP है। अब क्या हुआ कि अब जब इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, सॉरी हीट करना, अभी हीट करने की बात ही नहीं हो रही है, अब इसे मान लो कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, घट गया। अब वेपर प्रेशर घट गया, तो जब वेपर प्रेशर आपका घट जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट आपको देना पड़ेगा इसके
वेपर प्रेशर को 1 atm पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको। क्या करने के लिए, इसका वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, रिजल्टिंग जो आपका लिक्विड बनेगा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, तो जो रिजल्टिंग मिक्सर बनेगा या जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो जाने की वजह से क्या होगा कि इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आप 1 atm तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा दो, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बन रहा है, इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होगा इन कंपेयर टू, आप बात करते हो अगर हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट या जो आपने लिक्विड लिया था, पहले लिया था, इनिशियली जो लिया था प्योर लिक्विड, इस प्योर लिक्विड के कंपेयर में इस सोल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, अगर इसका आप वेपर प्रेशर क्या कितना पहुंचाना चाहते हो, 1 atm पे पहुंचाना चाहते हो। इसीलिए जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो उससे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अभी बताया हूं मैं कि आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो मान लो, सपोज दैट, लेट अस कंसीडर, आपको ये पता चल गया कि जो सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका कम होगा। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर solvent, pure solvent is T1, and boiling point of solution is T2. Then आपको पता है, वी नो, हम जानते हैं कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो यानी T2 विल बी ग्रेटर देन T1, यानी T2 माइनस T1 क्या आएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि T2 बड़ा है देन T1। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब हुआ, डेल्टा टीबी का मतलब हुआ क्या, कि यहाँ पे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, मतलब कितना ज्यादा बढ़ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू, तो कितना डिफरेंस आया बॉइलिंग पॉइंट में, कितना डिफरेंस आया, पहले कितना बॉइलिंग पॉइंट था और जब सोल्यूशन बन गया तब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, पहले का बॉइलिंग पॉइंट और बाद का बॉइलिंग पॉइंट। बात कहने का मतलब हुआ सोल्यूशन बन जाने के, जब सोल्यूशन बन गया तब बॉइलिंग पॉइंट जो आया, इन दोनों में पहले बॉइलिंग पॉइंट और अब बाद वाले बॉइलिंग पॉइंट में क्या जो डिफरेंस होगा उसे आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, टीबी से। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। एक बार फिर से लिख देता हूं, डेल्टा टीबी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
boiling point of solution minus boiling point of सॉल्वेंट। ठीक है, ए है आपका। तो यहाँ पे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हो आप? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस बात देखो, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस वजह से कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा वह डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स तरीके से बोले तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट elevation in boiling point will be directly proportional to molality of solution। molality of solution, किसी सोल्यूशन की मोलरिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं हटाता हूं तो हम मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम इस कांस्टेंट को केबी से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होती है आपको अच्छे से पता है। देखो, मोलैलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच आर डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक जो डब्ल्यू मैं लिख रहा हूं एक ग्राम में है, ये क्या है? वेट ऑफ, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, यही होता है मोलरिटी का फार्मूला। तो यहाँ पे आप लिख लो के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म न्यू टर्म आया, हमने लगाया एक कॉस्ट। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया मैंने तो यहाँ पे मैं टर्म इंट्रोड्यूस किया, एक कांस्टेंट लगाया जिसे मैं बोला केबी। और केबी क्या है यहाँ पे? अभी बता। केबी, तो व्हाट इज केबी? तो केबी इज मोलर इलिवेशन, मोलर इलिवेशन, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है? तो केबी आपका है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलर इलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे? इस तरीके से देखो, अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर 1 है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर मान लो इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की मोलरिटी 1 है, 1 मोल पर केजी। ठीक है, तो एक जो वैल्यू होगी मोलरिटी जो लिखा हुआ है यहाँ पे मोलरिटी ही है, इस मोलरिटी को अगर 1 कर दोगे डेल्टा टी बीच कर क्या आएगा? केवी। यानी मोलर इलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा? तो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन डिसॉल्विंग, on dissolving 1 mole of solute in a pure
इन ए प्योर 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point obtained when, obtained when 1 mole of non, 1 mole of non volatile, non volatile solute is dissolved, solute is dissolved in 1 kilogram of solvent, in 1 kilogram of solvent। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि मोलर इलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा अगर आप क्या करते हो, 1 मोल सोल्यूट को डिजोल्व करते हो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। सपोज दैट एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, 1 kg है। कितनी है, 1 kg है। सॉल्वेंट का वेट कितना है, 1 kg। अब इस 1 kg सॉल्वेंट में मैं क्या डिजोल्व कर रहा हूँ, 1 मोल सोल्यूट डिजोल्व कर रहा हूँ, 1 मोल सोल्यूट डिजोल्व कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है एक सोल्यूशन बनेगा। अब इस सोल्यूशन के, जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होगा, पहले के बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आएगा ही आएगा। तो 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पे जो इलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, वही इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, अच्छा, जो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट होता है केवी, वो किस, तो किस पे डिपेंड करता है? तो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन किस पे, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है? तो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है, यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, क्या है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। और हर एक सॉल्वेंट का जो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट होता है वह एक फिक्स होता है। वाटर के लिए मोलर इलिवेशन कांस्टेंट आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। तो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, तो यहाँ पे आपको वाट, किसी के लिए, किसी सॉल्वेंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको वाटर के लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और वाटर के लिए होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना, तो 0.51। 0.51 का मतलब हुआ अबाउट, लगभग लगभग 1/2, 1/2। ये ज्यादा आसान है याद करना, क्योंकि इक्वल मैं यहाँ पे लगभग इक्वल बोल रहा हूँ ना, तो वास्तव में ये लिखा है 0.5, और यहाँ पे क्या है, मैं 0.50 है, और यहाँ पे जो रियली में है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट कितना है, 0.51। आप अगर याद कर पाओ तो 0.51 याद कर लो, अदरवाइज थोड़ा इसको मतलब याद करने में अगर दिक्कत आ रही है तो 0.50 याद कर लो। ठीक है, क्योंकि लगभग इक्वल इक्वल है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट, अगर आप एग्जैक्ट रिजल्ट जानना चाहते हो तो 0.51 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मोलर इलिवेशन कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, होता है, तो क्या होता है आपका मोलर इलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट, तो केल्विन मोलर
इनवर्स, यहीं से आप देख लो ना। आपने क्या बोला था, डेल्टा टीवी इजकल टू केवी इंटू मोलरिटी। मोलरिटी, तो केवी इजकल टू क्या आपका निकलेगा, डेल्टा टीवी बाई मोलरिटी। तो ए क्या है, टब बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में माप की जाती है, तो केल्विन हो गया। अब मोलर को ऊपर ले जाओगे तो मोलर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, केल्विन मोलर का इनवर्स। मोलर का इनवर्स। ठीक है, तो वाटर के लिए तो आपको याद करना चाहिए। अभी हमने डिफाइन किया है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। अब हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर इलिवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट। मोलिकुलर इलिवेशन मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट। मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट, अब इसको हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट को ही आप कभी कभी इसका एक अदर नेम से इसको लिख लिख दिया जाता है। मोलर इलिवेशन कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट का दूसरा नाम है, क्या नाम है, इलियोस्कोपिक। क्या नाम है इसका, इब्लियो इबुलियो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कभी कभी मोलर इलिवेशन कांस्टेंट ना दे करके इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दिया क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही दिया है। तो टर्म अगर यूज करें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो दोनों एक ही बात है। अब मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे। देखो, अभी आपने जो लिखा था डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू इन ग्राम। अब यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू, यहाँ पे 1000 के जगह पे अगर आप 100 कर देते हो, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू ग्राम। तो इस समय जो यहाँ पे जो यूज हो रहा है के बी, इस समय जो के बी होगा वो क्या कहलाएगा, तो मॉलिकुलर मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो, अगर मैं कहूं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं कहूं कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ, और कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम मैं कर देता हूँ 100, यानी 1 मोल सॉल्यूट को मैं डिजोल्व करता हूँ 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो उस समय देखो, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केबी हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हम कैसे डिफाइन करेंगे मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट को, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट आर इक्वल टू आर इक्वल टू, किसके, मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट आर इक्वल टू मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट आर इक्वल टू इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट elevation in boiling point when 1 mole solute are dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व करने पे बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज आती है, जो इलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, वही क्या कहलाता है? मोलिकुलर इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज याद रखना, जितने भी फार्मूले हमने ड्राइव किया, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का P इक्वल टू या पाई इक्वल टू CST, चाहे ये फार्मूला हो, चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपने निकाला था स्मॉल n बाई कैपिटल N, या अभी जो आप निकाल रहे हो, ये तीनों के तीनों फार्मूले तभी लागू होते हैं जब सोल्यूशन में प्रेजेंट सोलूट जो होता है ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है। अगर मान लो क्या हो गया, सोलूट आपका जो है डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन में, तब ये फार्मूले नहीं लगते। तो यहाँ पे आपको एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम लोग आई बोलते हो, हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। वांट ऑफ फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट क्या होगा, सही आएगा। तो ये सारे के सारे जो भी अभी यहाँ तक जितने भी ये फार्मूले आप जानते हो, ये फार्मूले तभी लागू होंगे जब सोलूट ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो सोल्यूशन में। ठीक है। अदरवाइज ये फार्मूले नहीं लागू होते हैं। इस फार्मूले में चेंजिंग नहीं करना है, इस फार्मूले में बस मुझे एक टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसे आप बोलते हो वांट हाफ फैक्टर, जिसे डिनोट करते हो आई से। तो अगर मालिकुलर, तो मान लो कि सॉल्यूट आपका क्या होगा, सॉल्यूट आपका डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए सोल्यूशन में, तो उस समय जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलता है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो यहाँ पे एक टर्म से एक टर्म आई, जिसे आप वांट ऑफ फैक्टर बोलते हो, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब सेम तरीके से अगर बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहोगे, ठीक है, जब आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देते हो 1000 × kV स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू w। ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हो, P नॉट इजकल टू क्या हमने बोला था, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बोला था, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला केस आपका तब लागू होगा, ये वाला केस तब लागू होगा जब आपका सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो। अगर सपोज दैट सॉल्यूट बाई चांस अगर डिसोसिएट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तो उस समय यहाँ पे आप एक फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देते हो, फार्मूले में चेंजिंग नहीं करना है, बस वहां पे आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सारे के केस में आई से मल्टीप्लाई कर देना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज के लिए थैंक यू।